अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू द बेस अकेडमी। आई एम योर इंस्ट्रक्टर नबील अख्तर। चैप्टर नंबर 7 ओसिलेशन को हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसके लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ रिलेट करने वाली कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया था। उन टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी वगैरह शामिल थे। आज हम उसी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, लेकिन हम जो है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट या यहाँ पे अगर मैं सिंपल कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट अगर हमने फाइंड करना है तो हम काइनेमेटिक्स की जो तीन इक्वेशन थी, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो थे, उनके ज़रिए से हम वेलोसिटी को भी निकाल सकते हैं, हम एक्सेलरेशन को भी निकाल सकते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट को भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मसला आता है, वो ये है कि वो जो तीनों इक्वेशंस हैं वो वहाँ पे एप्लीकेबल होती हैं जहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन हमने अपने पहले लेक्चर के अंदर जब सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिटेल के अंदर डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने देखा था कि एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फिर वो तीनों इक्वेशन यहाँ पे लगा के इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उसका हल फिर क्या निकाला हमने? उसके हल के लिए हमने यहाँ पे सर्कुलर मोशन का सहारा लिया। सर्कुलर मोशन के अंदर जो है उसके डायमीटर के अलॉन्ग पार्टिकल की जो प्रोजेक्शन होगी वो रेप्लिका होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो एक स्प्रिंग की वजह से होगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक सेटअप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सेटअप के अंदर आपको एक मिनट चलन दे एक मिनट। मैं आखिर में शायद दीदू को मसला आया होता है। मैं आप कीता है चलो हम सबर करो चट। इस सेटअप के अंदर आप देख रहे हैं कि एक स्प्रिंग है जिसकी एक साइड को हमने फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच किया है और उसके साथ एक मैस एम अटैच है और पॉइंटर एक है P1 जो है पॉइंटर इस मैस के साथ लगा हुआ है और ये अपनी मीन पोजीशन पे पड़ा हुआ है जो इसकी मीन पोजीशन A है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये इसकी क्या है जी, मीन पोजीशन, जिसको यहाँ पे मैं MP से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या कि ये अपनी मीन पोजीशन से अपर एक्सट्रीम पोजीशन जो कि यहाँ पे क्या है B है, उसकी तरफ अगर ये मैस ऊपर की तरफ जाता है तो आपको पता है मीन पोजीशन से मैक्सिमम यानी एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, जो यहाँ पे क्या होगा x0 होगा। अब होगा क्या कि ये जब ऊपर गया है एक्सट्रीम पोजीशन, अपर एक्सट्रीम पोजीशन में है, यहाँ से ये क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा कुछ यूं और ये आप कहाँ पे आ गया, अपनी मीन पोजीशन के ऊपर। यहाँ पे ये रुकेगा नहीं बल्कि क्या कर देगा, ओवरशूट करेगा और इस अपनी मीन पोजीशन से दूसरी तरफ वाली जो एक्सट्रीम पोजीशन है, ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन जो यहाँ पे क्या है C है, यहाँ तक ये पहुँच जाएगा। और अब इससे मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको अगेन हम क्या नाम देंगे, एम्पलीट्यूड, जिसको हम क्या लिखते हैं x0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन क्या होगा, ये मैस दोबारा से अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाएगा और इसका ये एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं टाइम पीरियड को डिस्कस करूँ तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए उसकी पोजीशंस के लिहाज से टाइम पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखें ज़रा, हमने पहले कहा कि आपका जो मैस है वो A से किधर को गया, B की तरफ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम A टू B और A यहाँ पे गौर कीजिएगा मीन पोजीशन है इसकी, यानी यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा। ओके, अब A से B की तरफ जाते हुए जो इसको टाइम लगेगा वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ टाइम को, ये टाइम लगेगा इसको T/4, यानी अगर 1 सेकंड है, इसको एक अपनी साइकिल कंप्लीट करने में अगर 1 सेकंड लगता है तो उसका चौथा हिस्सा होगा। और यहाँ पे मैं सिंपली जनरल टर्म ले रहा हूँ, टाइम पीरियड जो कैपिटल T है उसका 4th पार्ट। ओके, अब उसके बाद देखें जब ये यहाँ से A से B तक आ गया और B से ये किधर आएगा फिर A की तरफ, तो हम नेक्स्ट लिख देते हैं जी। फिर ये क्या करेगा, B से A की तरफ आएगा और स्टिल इसको जो टाइम लगेगा वो किसके बराबर होगा, T/4 के बराबर होगा। अब देखें ज़रा, A से ये फिर किधर को जाएगा, C की तरफ, यानी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
ए टू सी, और अगेन इसको जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, t/4। अच्छा, इस एक्सट्रीम पोजीशन से ये दोबारा किधर को जाएगा, मीन पोजीशन की तरफ, यानी ये सी से फिर किधर जाएगा, ए की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी से ये किधर को गया, ए की तरफ। यहाँ पे जो आपके पास ए, यहाँ पे भी ये ए है, यहाँ पे भी जो ए मौजूद है और ये भी ए मौजूद है, ये सारी इसकी मेन पोजीशन है। अच्छा, पहले यहाँ पे क्या हुआ कि ये ए से बी की तरफ गया तो इसको टाइम लगा t/4, बी से दोबारा किधर आया, ए की तरफ, तो इसको टाइम लगा t/4। फिर मेन पोजीशन ए से सी की तरफ गया, ए से सी की तरफ गया तो टाइम कितना लगा, t/4। फिर सी से ए, सी से ये ए की तरफ गया तो अगेन जो इसको टाइम लगेगा वो कितना होगा, वो t/4 के बराबर होगा। और अब इसने जो है ये ए से बी, बी से ए, फिर ए से सी और सी से फिर ये ए तक आया, तो इसका मतलब इसने अपनी एक जो राउंड ट्रिप है, ये एक साइकिल कंप्लीट कर ली है। यानी इसको टोटल जो यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो टी होगा। तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम ये तो एक एक इंटरवल के लिहाज से हमने टाइम पीरियड लिखा था, अब हम टोटल टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। जब पार्टिकल ए से बी की तरफ गया तो इसका जो टोटल टाइम था वो कितना आया था, t/4। ओके, उसके बाद क्या हुआ, जब बी से ये ए की तरफ आया, बी से ए की तरफ t/4 पहले और ये t/4, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे t/4 प्लस t/4 इज इक्वल टू आ जाएगा 4, एलसीएम आ गया, यहाँ पे t प्लस t 2t डिवाइडेड बाय 4, और ये कैंसिल होके आपके पास आ जाएगा t/2। मतलब ये हुआ कि a से b और b से a तक आते हुए जो इसको टाइम पीरियड लगा वो कितना होगा, t/2। ओके, अब यहाँ पे देखें ज़रा, a से c की तरफ, a से c की तरफ आते हुए जो इसको टाइम लगेगा वो है t/4, और पीछे वाला टाइम हमने क्या निकाला अभी, t/2, वो इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा t/4 प्लस t/2 इज इक्वल टू आ जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा 4, यहाँ पे t एज इट इज़ प्लस ये 4 और 2 4 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2t, ये 2 जो है यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा एलसीएम, तो ये बन जाएगा 3t/4। ओके, ये टोटल टाइम हो चुका है जब ये सारे इंटरवल कंप्लीट करने के बाद ए से सी की तरफ जाएगा। अब क्या होगा, सी से ये किधर को जाएगा, ए की तरफ, यानी ये अब यहाँ पे है मास और ये ऊपर की तरफ जाएगा, अब सी से ए की तरफ। तो जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना होगा, हमने कितना निकाल लिया पहले, टोटल टाइम हो चुका है t डिवाइडेड बाय 4, और पिछला जो है इस इंटरवल का टाइम पीरियड हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अब एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 4, ये उसी तरह से आ जाएगा 3t प्लस t इज इक्वल टू 4t डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, और आपके पास टाइम पीरियड क्या आ गया जी, t आ गया। मतलब a से b, b से a, फिर a से c और c से a तक जाने के लिए, एक पूरा चक्कर मुकम्मल करने के लिए, एक कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप के लिए जो उसको टाइम पीरियड लगा है वो कितना है जी, t है। और हमने कहा था पीछे जब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि जब भी कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करे और उसको एक साइकिल अपना मुकम्मल करने में अगर 1 सेकंड लगे या 1 टाइम पीरियड लगे तो उसका ये हमारे पास आ गया, t आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद हमने ये बात की थी कि हम सर्कुलर मोशन जो है उसकी मदद से इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालेंगे, लेकिन उससे पहले फिर हमें सर्कल को भी सिंपल हार्मोनिक मोशन साबित करना पड़ेगा कि सर्कल जो है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। लेकिन अगर हम सर्कल को देखें, अगर ये उसका पार्टिकल है जो यहाँ पे पोजीशन O1 पे पड़ा है, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे क्या कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, इस सरकमफेरेंस के ऊपर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये तो सही से आपके पास एक ऑसिलेटरी मोशन भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो शर्त है कि उसका टू एंड फ्रो मोशन करना लाजमी है, लेकिन ये पीरियोडिक तो है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखें ज़रा कि अगर मैं मान लूँ कि ये पार्टिकल अगर यहाँ पे आ चुका है
तो आपको नज़र आएगा कि अगर इसकी प्रोजेक्शन, ये इसका डायमीटर जिसको मैंने यहाँ डी से रिप्रेजेंट किया है, ये जो डायमीटर है डी, अगर ये इसकी प्रोजेक्शन है, ये पार्टिकल है, तो इसकी प्रोजेक्शन सीधा इसके डायमीटर के ऊपर लगेगी यहाँ पे। अब होगा क्या कि ये पार्टिकल जो है ये जैसे जैसे ऊपर मूव करेगा, इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे ये भी किधर को जाएगी, ऊपर की तरफ। अब इसको समझाने के लिए ज़रा देखिएगा, यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें कि अगर पहले पार्टिकल यहाँ पे मौजूद है तो उसकी प्रोजेक्शन भी किधर होगी, इस पॉइंट के ऊपर होगी, इस डायमीटर के सेंटर पे होगी, इस सर्कल के सेंटर पे होगी। अगर ये पार्टिकल इस तरह ऊपर की तरफ जाता है तो आप देख रहे हैं इसकी प्रोजेक्शन भी ऊपर की तरफ जा रही है। जब ये अपनी, अगर हम इस लाइन को, इस डायमीटर को हम मान लें कि ये प्रोजेक्शन जो है, ये जो पार्टिकल प्रोजेक्शन जो शो करेगा, ये अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है तो ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन बनेगी इसकी, और ये पार्टिकल और ये प्रोजेक्शन जो है डी पॉइंट पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, यानी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ जाएगा, एम्पलीट्यूड के। अब होगा क्या कि अब आपके पास ये जो पार्टिकल है अब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, और इसकी वजह से जो प्रोजेक्शन होगी वो भी किधर को आएगी, इस तरह नीचे की तरफ आएगी। अब जैसे जैसे ये पार्टिकल नीचे आ रहा है सर्कल के ऊपर, ये प्रोजेक्शन भी किधर को आ रही है, नीचे। अब यहाँ पे देखें तो पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसकी प्रोजेक्शन भी क्या कर रही है, ऊपर की तरफ इस तरह से जा रही है। तो ये पार्टिकल क्या करता रहेगा, इस सर्कल के अंदर इस तरह रोटेट करता रहेगा, और उसकी जो प्रोजेक्शन होगी वो इस तरह से क्या कर रही होगी, वाइब्रेट करती रहेगी। तो ज़रा गौर कीजिएगा, ये इसकी जो प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन क्या कर रही है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं परफॉर्म कर रही। सबसे पहले देखें ज़रा कि ये इसका अगर सेंटर है तो हम इसको मीन पोजीशन मान लेते हैं इसकी। तो ये अगर इसकी मीन पोजीशन है तो ये अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव नहीं कर रही, ठीक है, ये क्या कर रही है, टू एंड फ्रो मूव कर रही है। तो ये चीज़ हमने साबित कर ली कि जो सर्कल होता है उसका पार्टिकल तो रोटेट कर रहा होता है, लेकिन उस पार्टिकल की डायमीटर के ऊपर, यानी उस जो पार्टिकल है उसका जो फुट है डायमीटर के ऊपर, वो जो मोशन परफॉर्म कर रहा होगा वो ओसिलेटरी होगा। लेकिन अभी तक भी हमने इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म साबित नहीं किया। तो उसको साबित करने के लिए हम इसको रिलेट करवाएंगे इसके साथ जो हमने पहले मास स्प्रिंग सिस्टम लिया था। तो अगेन वही काम स्टार्ट करते हैं जी। हमने कहा कि अगर ये सेंटर है, पहले पार्टिकल होगा मौजूद यहाँ पे पोजीशन O1 पे, तो ये इसकी क्या है जी, मीन पोजीशन हम कंसीडर कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि पार्टिकल जो था O से D की तरफ जाते हुए, ये पार्टिकल O से स्टार्ट हुआ और किसकी तरफ गया, D की तरफ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम O टू D, O से D की तरफ ये पार्टिकल गया। उसी के साथ क्या होगा, जब ये पार्टिकल O से D की तरफ जा रहा होगा तो इसकी प्रोजेक्शन भी ऊपर की तरफ जाएगी, कुछ इस तरह से, ऐसे। ओके, अब पार्टिकल D के ऊपर आ गया, O से D की तरफ जाते हुए जिसको टाइम लगेगा वो कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, T/4। ओके, अब देखें जरा, पार्टिकल अब D से दोबारा किधर आएगा, यहाँ पे पोजीशन क्या है, O1, यानी D से O1 की तरफ, D से ये वापस आएगा O1 की तरफ, और अगेन इसको टाइम कितना लगा, T/4। ठीक हो गया जी। अब देखें ज़रा, जब ये D से, ये पार्टिकल जब D से किधर को आएगा, O1 की तरफ आएगा इस तरह से, तो इसकी प्रोजेक्शन भी क्या होगी, इस तरह इसके साथ नीचे आएगी। और ये जब O1 से किधर को जाएगा, E की तरफ, तो इसकी प्रोजेक्शन और नीचे आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जो है वो पोजीशन O1 से किधर को जाएगा, यहाँ पे क्या है जी आपके पास, O1 से किधर को गया, E की तरफ। अब अगेन क्या होगा, ये E से किधर को जाएगा, O1 की तरफ। E से जब ये O1 की तरफ जाएगा तो इसकी प्रोजेक्शन क्या करेगी, अगर ये इसकी प्रोजेक्शन है, पार्टिकल इस तरह ऊपर की तरफ E से O1 की तरफ जाएगा, और प्रोजेक्शन जो होगी वो उसकी इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगी, और ये क्या करेगी, इस तरह से पार्टिकल मूव करता रहेगा, और इसकी प्रोजेक्शन भी क्या होगी, इसी तरह से इस डायमीटर के ऊपर टू एंड फ्रो मूव करती रहेगी। तो अब शामिल करते हैं जी, ये E से किधर को जाएगा, O1 की तरफ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये पार्टिकल किधर को आया जी, E से O1 की तरफ आया। अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपके पास O1 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ,
ये आप ओ लिखा गया था गलती से, ये O1 है। अब देखें ज़रा कि पार्टिकल O1 से किधर को गया, डी की तरफ। जब पार्टिकल यहाँ पे देखें ज़रा O1, ये भी O1 है, ये भी O1 है और ये भी क्या है O1। ये उसी तरह से है जिस तरह यहाँ पे हमने ए लिया था, यहाँ पे ए क्या था, इसकी मीन पोजीशन थी। इसी तरह से जो O1 होगा वो सर्कल की क्या है, मीन पोजीशन है। अब आप देख रहे हैं कि जब ये आपके पास है O से O1 से मीन पोजीशन से ये भी क्या कर रहा है, डी की तरफ जा रहा है, यानी O1 से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। यहाँ पे अगर आप इस मास स्प्रिंग सिस्टम को देखें तो ये भी क्या कर रहा है, मीन पोजीशन से किधर जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। जिस वक्त ये सर्कल O से D की तरफ गया, यानी मीन से किधर को गया, एक्सट्रीम पोजीशन पे, उसी वक्त क्या हुआ, ये मास स्प्रिंग सिस्टम भी उतने ही वक्त में, देखें दोनों का टाइम पीरियड क्या आ रहा है, T/4। ये A से किधर को गया, B की तरफ, और A क्या थी इसकी मीन पोजीशन और B क्या थी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। अब नेक्स्ट आए ज़रा, तो अगले में आप देख रहे हैं कि स्प्रिंग जो है वो एक्सट्रीम से किधर को आ रहा है, मीन पोजीशन की तरफ। तो यहाँ पे देखें ज़रा, B से ये किधर को आ रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से ये किधर को आ रहा है, मीन पोजीशन पे। अब यहाँ पे देखें ज़रा, सर्कल में क्या हो रहा है कि ये भी अपनी एक्सट्रीम से किधर को आ रहा है, मीन पोजीशन पे। तो आप देख रहे हैं जिस तरह ये एक्सट्रीम से मीन पे आया, उसी तरह ये सर्कल भी किधर को आ गया, इसलिए पार्टिकल जो है ये भी किधर को आ गया, अपनी एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पे आ गया। अब आगे हैं ज़रा, यहाँ पे देखें ज़रा, ये ए से फिर किधर को जाएगा, सी की तरफ। ए यहाँ पे क्या है इसकी मीन पोजीशन, मीन से ये किधर को आ गया, एक्सट्रीम पे। देखें ज़रा, ए से ये सी की तरफ आया, यानी मीन से एक्सट्रीम पोजीशन। अब सर्कल के लिहाज से देखें, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये मीन से किधर आया, एक्सट्रीम पोजीशन पे, और इसको भी उतना टाइम लगा, T/4। ये अपनी मीन से एक्सट्रीम पे आया, इधर से ये पार्टिकल जो था ये भी अपनी मीन से एक्सट्रीम पे आ गया। अच्छा जी, अब लास्ट में क्या होगा कि ये सी से किधर को जाएगा, ए की तरफ, यानी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ज़रा, ये जो है सी से किधर को गया, ए की तरफ, एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पे। ये सर्कल देखें ज़रा, एक्सट्रीम से ये भी किधर को जाएगा, अपनी मीन पोजीशन की तरफ। जो यहाँ पे क्या है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है और O1 गया इसकी मीन पोजीशन। जिस तरह ये एक्सट्रीम, इधर इसकी ये एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से ये किधर को गया, मीन की तरफ। यहाँ पे देखें ज़रा, ये भी एक्सट्रीम से किधर को गया, मीन पोजीशन पे। ये पार्टिकल एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पे गया। आप देख रहे हैं कि जिस तरह मास स्प्रिंग सिस्टम अपनी मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर मीन, मीन से फिर एक्सट्रीम, और उसी एक्सट्रीम से दोबारा मीन पोजीशन पे आ रहा है, तो ये जो पार्टिकल है जो इस सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर मूव कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, ये भी उसी वक्त, उसी दौरानिए में अपनी मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से मीन, अगेन मीन से एक्सट्रीम, और लास्ट पे एक मुकम्मल चक्कर करने के लिए एक्सट्रीम से फिर किधर आया, मीन की तरफ आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी प्रोजेक्शन होगी ये भी उसी दौरान क्या कर रही होगी, टू एंड फ्रो मूव कर रही होगी। कि आपके पास होगा क्या कि अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि अभी पार्टिकल जो है, सॉरी, ये जो आपके पास मास स्प्रिंग सिस्टम है, ये अगर किसी ख़ास पॉइंट पे जाके, यहाँ पे जाके ये इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, तो ये तो इसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगी। इसी तरह क्या होगा, ये जो पार्टिकल है ये भी यहाँ पे आ जाएगा और इसकी प्रोजेक्शन कहाँ पे आएगी, इस डायमीटर के ऊपर यहाँ पे लगेगी। तो अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूँ तो दोनों एट अ सेम टाइम यहाँ पे हैं, तो इस सर्कल के ये जो डायमीटर है, इस प्रोजेक्शन की इस मीन पोजीशन से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये भी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। अगर इसको मैं फर्दर बढ़ा देता हूँ, आगे कुछ और ऊपर ले जाता हूँ, अब भी ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पार्टिकल भी यहाँ पे आ चुका होगा और इसकी प्रोजेक्शन जो डायमीटर के ऊपर वो भी यहाँ पे आ जाएगी। मीन से जो इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो भी चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये इस तरह मिलाएंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं जिन जिन दौरानिए के अंदर ये मास स्प्रिंग सिस्टम अपनी मीन से एक्सट्रीम पे गया, उसी तरह प्रोजेक्शन भी अपनी मीन से किधर को गई, एक्सट्रीम की तरफ। और देखें ज़रा कि बी से ये दोबारा जब अपनी एक्सट्रीम से फिर मीन की तरफ आया, तो ये प्रोजेक्शन भी क्या हुई, अपनी एक्सट्रीम से मीन की तरफ आई। ये ए अब फिर सी की तरफ गया, तो हुआ क्या कि आपके पास ये जो प्रोजेक्शन है ये किधर को आई, मीन से एक्सट्रीम की तरफ।
ये जो मास है दोबारा एक्सट्रीम से फिर मीन की तरफ गया, यहाँ पे क्या होगा, प्रोजेक्शन भी अपनी एक्सट्रीम से किधर को जाएगी, मीन की तरफ। उसी दौरानिये में एक ही जितना टाइम लगेगा, जिस टाइम पे जिस दौरानिये में ये अपनी मीन से एक्सट्रीम पे जाएगा, उसी दौरानिये पे ये जो प्रोजेक्शन है ये भी अपनी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगी। तो दोनों को जो टाइम लगेगा वो सेम होगा। तो इस तरह से हमें पता चला कि जो आपके पास मास स्प्रिंग सिस्टम है और इस सर्कल का ये जो पार्टिकल है जो इस सर्कल में मूव कर रहा है, इसकी प्रोजेक्शन इस डायामीटर के ऊपर जो होगी वो दोनों एक दूसरे का रेप्लिका है, यानी एक दूसरे की कॉपी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मास स्प्रिंग सिस्टम जिस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसी तरह इस सर्कल का जो पार्टिकल है उसकी प्रोजेक्शन जो है डायामीटर के ऊपर, वो जो प्रोजेक्शन है वो भी क्या कर रही है, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। तो अगर ये प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है तो हम सर्कुलर जो है उस सर्कल जो है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज और फार्मूलाज को इस्तेमाल करके अपना इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको फाइंड करेंगे हम अगले लेक्चर में। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।